क्या हाल है दोस्तों। सैमसंग गैलेक्सी A56 कुछ महीनों से अब इसका इस्तेमाल हो रहा है। आज फाइनली इसका रिव्यू टाइम आ चुका है। बहुत सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देनी है। आपको पता होगा जब हमने इसका अनबॉक्सिंग किया था हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। हम थे बार्सिलोना में, MWC चल रहा था और वहाँ पर हमारे पास ये फ़ोन आया था जैसे जैसे हमने वीडियो बनाकर आपको दिया था। लेकिन अब काफ़ी महीनों से इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और एग्जैक्टली ये फ़ोन कैसा है, क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ बुरा है, एकदम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस फ़ोन को लेने के लिए सीरियस है या अगर आप कंफ्यूज्ड है या कुछ कंपटीशन भी क्यों ना देख रहे हो कि इसके अलावा वो ले लूँ ये ले लूँ, सब क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में इस फोन के बारे में आपको जो कहना है जरूर बताना। आप सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। देखिए सैमसंग की A सीरीज जनरली काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिस्प्लेस लेके आती है। मतलब उनमें बेजल्स इतने अच्छे नहीं होते, सिमेट्रिकल बेजल्स होते और काफ़ी दिखने में आते हैं। इसमें भी कुछ वैसे ही है। आपको 6.7 इंच की एक तो ह्यूज डिस्प्ले यहाँ पर दिया है। फुल HD प्लस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलता है और ये स्मूथनेस यहाँ पर डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छी देता है, उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है। HDR10 प्लस यहाँ पर लगा हुआ है। बाकी बेजल्स को अगर गौर करते हैं तो यहाँ पर बेटर नहीं है इतने, जैसे कि OnePlus 13R इसके कंपटीशन से अगर कंपेयर कर ले तो उसमें काफ़ी बेटर आपको बेजल्स मिलते हैं। और सैमसंग के अलावा अगर दूसरी भी कोई भी ब्रांड उठा लेंगे, अगर उनके बेजल्स से कंपेयर करेंगे तो सैमसंग उनसे ज़्यादा ही बेजल्स देता है। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी नहीं है कि उन्होंने बेजल्स को मेंटेन नहीं किया। हो सकता है कि अपकमिंग सैमसंग का जो A57 आएगा उसमें शायद कुछ हमें इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाएगी। वैसे ये फ्लैट डिस्प्ले है, काफ़ी सारे लोग इसको पसंद करते हैं। गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। 1200 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है, 1700 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। हमने इसको इंडोर आउटडोर में चेक किया है, बहुत अच्छे से काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीवी एंगल्स भी इसके बहुत अच्छे, मतलब किसी भी एंगल से आप देख लो कोई तकलीफ नहीं है। और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। कलर्स भी काफ़ी पंची होते हैं, तो जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर जब OnePlus 13R से कंपेयर किया तो OnePlus 13R काफ़ी ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले लेके आता है कंपेयर टू A56 के। ये उसके सामने डल हो जाता है, तो ये एक चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस किया था। बाकी उसी के साथ YouTube में आपको HDR है, Netflix पर HDR, आपको स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट है और प्राइम वीडियो पे आपको फुल HD का सपोर्ट दिया गया है। ओवरऑल दोस्तों बेजल्स के अलावा जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है ऑनेस्टली डिस्प्ले अच्छा है। सॉफ्टवेयर के लिए Android 15 आता है, इसमें One UI 7। अब तो काफ़ी सारे सैमसंग के फोन्स बड़े मुश्किल से One UI 7 पर है, लेकिन जब ये आया था तो ये Android 15 पर आया था, तो एक चीज़ अच्छी लेके आया था इसने। और साथ ही साथ 6 साल के यूएस अपडेट्स, 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस, तो ये चीज़ लगी हुई है कि आपको सैमसंग के फोन्स में लॉन्गर अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसमें आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स मिलते हैं जो कि बहुत प्रीमियम फ़ोन है, ये उसमें नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर दिया गया, फिर भी आप उनको निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ हमने ग्लांस भी देखा है जो कि लॉक स्क्रीन पर है और ये चीज़ अच्छी नहीं है। इसके लिए आपको लॉक स्क्रीन में जाना पड़ेगा, चेंज वॉलपेपर में जाके, वॉलपेपर सर्विसेज में जाके ग्लांस फॉर सैमसंग से हटाकर नन करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन के ऊपर वॉलपेपर्स नहीं दिखाई देगी। अलग अलग वॉलपेपर्स आते हैं जो बहुत इरिटेट करते हैं, मुझे पता है। तो ये चीज़ यहाँ पर है जो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी। बाकी आपको Galaxy AI के सर्टन फीचर्स मिल जाते हैं, तो उस पर ज़्यादा बात करके मतलब नहीं, हमें पता है कि क्या क्या AI फीचर्स होते हैं। और इसके अलावा इसमें स्टॉक डायलर दिया गया कॉल रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए One UI 7 डेफिनेटली आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देगा, काफ़ी बढ़िया काम किया गया है One UI 7 पे। तो सॉफ्टवेयर के लिए ऑब्वियसली ये फ़ोन आपको उस मामले में निराश नहीं करने वाला है। बैटरी के लिए 5000 mAh की बैटरी है और 45 वाट की चार्जिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चार्जर आपको बॉक्स पे नहीं मिलेगा। तो फ़ोन की जो एक्चुअल प्राइस है उससे और भी प्राइस बढ़ने वाली है, क्योंकि 1000-1500 का अगर चार्जर मिलता है तो 1-2 हज़ार रुपये और ऊपर चले जाएंगे। तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती सैमसंग के फ़ोन्स में। और सैमसंग को बहुत बड़ा फीडबैक है कि भाई ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ये सब छोड़ दो, चार्जर बॉक्स में दे दो और कुछ नहीं चाहिए हमें। बाकी इसमें जब चार्जिंग की बात करें तो हमने थोड़ा स्ट्रेस डाल के चेक किया था। हम स्क्रीन को स्लीप मोड में नहीं डाले, हमने एकदम डायरेक्ट टेस्ट किया स्क्रीन ऑन करके, तो 1.5 घंटे से ज़्यादा लगा। लेकिन जनरली अगर आपको अगर मैं बताऊँ आपके यूज़ के लिए, अगर आप चार्ज करेंगे स्लीप मोड में डाल के यूज़ करते हैं तो ये लगभग 50 से 60 मिनट यानी कि 1 घंटे के आसपास या उसके थोड़ा कम टाइम में चार्ज हो जाता है। बाकी अगर ड्रेन टेस्ट की बात करें, 2 तरीके से हम जैसे कि करते हैं। तो पहले तो 4K वीडियो की अगर बात करें, हमने इसमें 11-11.5 घंटा लगभग 4K वीडियो ड्रेन टेस्ट किया था, कंटिन्यूस वीडियो प्लेबैक किया। ये कंटिन्यूस होता है, इसमें कोई गैप नहीं होता है। और यहाँ पर जो है 69% ड्रॉप हुआ था। ये 11-11.5 घंटे का मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब 31% बैटरी रिमेनिंग थी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया है इसने। फिर हमने मिक्स्ड यूज़ किया और ये थोड़ा हैवी होता है, इसमें पूरा सुबह से लेकर रात तक हम सारे टास्क करते हैं, लेकिन इसमें स्क्रीन को टर्न ऑफ नहीं करते, कंटिन्यूस काम किया जाता है। और ये लगभग हमने 12 घंटे किया, यानी कि दोपहर के लगभग 1:49 या 2 बजे के आसपास से लेकर रात के 2 बजे तक। और ये दोस्तों 5% बैटरी रिमेनिंग थी, यानी कि 95% जो है वो ड्रॉप हुआ था। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ऐसे 6000 या 6500 mAh वाले फ़ोन्स भी देखा हो जो कुछ वैसे ही रिजल्ट्स देते।
तो एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर बैटरी इसकी अच्छी चलती है पूरा दिन, या अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो थोड़ा एक दिन से ज़्यादा भी बैकअप मिलेगा। लेकिन अगर आप बहुत हैवी टास्क करते हो, थोड़ा स्ट्रेस डालते हो, बहुत कंटिन्यूस गेम खेलते हो, तो एक दिन तक तो आराम से ये फ़ोन चल जाएगा। कैमरे की बात करेंगे, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है जहां पर आपको OIS मिलता है, ये सोनी सेंसर है, और यहां पर मैक्स 4K वीडियो आप 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको बाकी के सिर्फ अल्ट्रा वाइड और मैक्रो दिए गए हैं, 12 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, कोई टेलीफोटो सेंसर नहीं है। अगर कॉम्पिटिशन से कंपेयर करें तो उनमें टेलीफोटो सेंसर है, जैसे कि अगर OnePlus 13R को उठा लेते उसमें टेलीफोटो है, इसमें टेलीफोटो नहीं है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, एटलीस्ट इसको यहाँ पर उनको देना चाहिए था, क्योंकि 40,000 के ऊपर फ़ोन है तो टेलीफोटो सेंसर तो होना चाहिए था। बाकी 12 मेगापिक्सल की सेल्फी, और यहाँ पर भी आप 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। स्लो मोशन आपको 240 FPS पे मिलता है, आप देख सकते हैं, अच्छे खासे स्लो मोशन आप निकाल सकते हैं। पोर्ट्रेट यहाँ पर जो है ना सिर्फ 2 टाइम्स ही जूम दिया है, ये मुझे ठीक नहीं लगा। मतलब सिर्फ 1x और 2x, एटलीस्ट 4 टाइम्स होना चाहिए था, या 3 तो होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप कैमरे को भी थोड़ा फोकस कर रहे हैं तो वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए थी। बट यहाँ पर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। और फोटो में मैक्स 10 टाइम्स जूम है, और वीडियो में भी आप मैक्स 10 टाइम्स जूम कर सकते हैं। अच्छा, पिक्चर क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो अच्छी है। देखिए, हमने पूरे फोटोज यहाँ पर इंडिया में आके दोबारा निकाले हैं, बहुत बार निकाला, एक बार नहीं निकाला। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि इसके फोटोज नेचुरल होते हैं, नेचुरल टच देता है। थोड़े बहुत जगहों पर थोड़ा सा कलर बूस्ट करता है, लेकिन कोशिश करता है नेचुरल रखने की। डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मेंटेन किया गया है। इनफैक्ट जो एज डिटेक्शन है ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स के दौरान, वो भी बहुत अच्छा है। और बाकी के कलर्स भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। स्काई को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल किया गया है। जितने भी फोटोज़ आपको दिखा रहा हूँ, सारे फोटोज़ जो हमने डे में निकाले थे वो काफ़ी अच्छे थे। और सेल्फी भी देखेंगे तो बहुत शार्प है, और काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट को मेंटेन किया है। स्किन टोन को भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, मतलब ओवर शार्पनिंग या ओवर बूस्ट नहीं किया है। तो ये चीज़ में कंट्रोल में उन्होंने ध्यान दिया है, कंट्रोल किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप वीडियो देखते हैं डे के, तो डे के वीडियो भी बहुत अच्छे है, रियर सेल्फी दोनों दिखा रहा हूँ। स्टेबलाइजेशन भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। नाइट की बात करेंगे तो नाइट में थोड़े फोटोज सॉफ्ट हो जाते हैं, ये मैंने नोटिस किया था। बट कुछ कुछ सिनारियोस में फ्लैर्स भी है ना, थोड़े बहुत गड़बड़ी कर देता है। मतलब फ्लैर्स थोड़े बेटर हो सकते थे नाइट के अंदर। और अगर आप नाइट के अंदर शार्पनेस की भी बात करूँ, कोई भी फोटो क्लिक करके जूम करके भी क्यों ना देखो, तो क्लैरिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो लाइट में मतलब कोशिश करता है। और सेल्फी भी अगर आप नाइट में देखेंगे तो अच्छी निकल कर आती है। लेकिन सेल्फी में भी रेयर के अंदर अगर आप पोर्ट्रेट लेते तो ऐसे कोई जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा फ्लैर्स के इश्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया था। और नाइट वीडियो देखते हैं, रियर और सेल्फी दोनों दिखा रहा हूँ, तो रियर में अच्छा है। और सैमसंग ने जैसे क्लेम किया था कि नाइट पे हमारा वीडियो बहुत ब्राइट हो जाता है, तो वो होता है, बट थोड़ा सा फ्लिकरिंग इश्यूज यहाँ पर है, वो हमने नोटिस किया। और सेल्फी देखेंगे तो सेल्फी नाइट की अच्छी है। और इसका आपको रिकमेंडेशन एक ही रहेगा इस फोन का, कि नाइट में अगर आप अच्छी लाइटनिंग कंडीशन में जाएंगे तो आप अच्छे फोटोज निकाल सकते हैं। फिर भी मैंने गूगल ड्राइव पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, आप वहां पर जाकर डिटेल में चेक कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज होती है। सैमसंग अपने ए सीरीज में मोस्टली आजकल एक्सिनोस की चिपसेट्स दे रहा है, जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो हमने सोचा आपको उसके बारे में बता दें कि ये कैसी अच्छी है या बुरी है। देखिए, एक्सिनोस 1580 यहाँ पर है, ये 4nm पर आपको मिलता है, तो काफ़ी बैटरी एफिशिएंट है। और साथ ही साथ आपको इसकी जो मैक्स क्लॉक स्पीड है वो 2.9 गीगाहर्ट्ज़ पर आपको मिल जाती है। पहले हमने एंटूटू किया तो जो स्कोर्स आए थे वो अराउंड 8,80,000 समथिंग इसके आसपास थे। इसका जो मैक्स टेम्परेचर था हमने जब किया तो वो 40 डिग्री सेल्सियस था। तो एंटूटू के वक्त ये ज़्यादा हीट नहीं हुआ था, मुझे अच्छा लगा। वहाँ पर मैं ग्रीन चेक मार्क दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने CPU थ्रॉटल किया, थैंकफुली यहाँ पर भी 85% था, इससे भी मैं खुश था। ज़्यादा थ्रॉटलिंग के इश्यूज़ नहीं थे, क्योंकि अक्सर एक्सिनोस के चिपसेट्स में थ्रॉटलिंग के इश्यूज़ होते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ पर भी मैक्स 40 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमने सोचा और स्ट्रेस डालते, 3D मार्क का वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट किया हमने, और यहाँ पर स्टेबिलिटी अच्छा था, लेकिन जब थर्मल चेक किया तो वो 47 चला गया। फिर भी मैं कहूँगा ठीक है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 एलीट के मैंने कितने फ़ोन्स देखा हूँ जो 49 से 50 गए थे। जो जेन्युइन है वही आपको बता रहा हूँ, जानबूझ के एक्सिनोस को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, जो जेन्युइन है आपको वही बता रहा हूँ। हमने स्नैपड्रैगन 8 एलीट किया, हमारे पुराने वीडियोस आप जाके देखना, 49 से 50, 51, 52 भी देखा हूँ मैंने। काफ़ी सारे ब्रांड्स के फ़ोन्स थे, उन्होंने बराबर ऑप्टिमाइज नहीं किया था, बट यहाँ पर फिर भी एक्सिनोस के हिसाब से 47 मुझे थोड़ा ठीक लगा था। फिर हमने यहाँ पर कुछ गेमिंग करके देखा, तो गेमिंग भी यहाँ पर अच्छी हो जाती है, BGMI, लेकिन फिर भी 60 FPS के ऊपर नहीं जाता है। तो सैमसंग पता नहीं इन चीज़ों पे फोकस क्यों नहीं करता है। 90 FPS, 120 FPS वो सारी चीज़ें कर सकता है, बट यहाँ पर वैसा कुछ नहीं था। लेकिन गेमिंग की बात करें तो 43 से 44 डिग्री सेल्सियस BGMI जो वो हीट हुआ था लॉन्ग टर्म खेलने पर। जेंशिन इंपैक्ट कांस्टेंट 60 FPS आ जाता है, ये अराउंड 41 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ। और कॉल ऑफ ड्यूटी लो मैक्स पर ही जाता है, यानी कि 60 FPS है और इसमें मैक्स 44 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। यानी कि इससे ये पता चलता है कि अगर आप
इस पर ज़्यादा स्ट्रेस डालेंगे, कोशिश करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल के इस फ़ोन में खेलूँ, तो आपका फ़ोन जो है वो गर्म होगा। लेकिन मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये गेमिंग के लिए मतलब फ़ोन बना ही नहीं है। इन्होंने बैलेंस्ड किया है इसको, ताकि आप दूसरे टास्क करो, थोड़ा गेम खेलो, दूसरे काम करो, थोड़ा गेम खेलो, दूसरे काम करो, थोड़ा गेम खेलो। बस वैसे करेंगे तो फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं होगा, ओवरहीट नहीं होगा, वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक्सिनोस के ज़्यादातर चिपसेट्स का नेचर यही है जो मैंने आज यहाँ पर क्लियर कर दी। बाकी LPDDR5X UFS 3.1 है, तो ये चीज़ अच्छी है और ये जनरली फ़ोन बहुत अच्छे से काम करता है। हमने हैंग लैग नहीं देखा है, ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग। मैं यहाँ पर One UI 7 को भी क्रेडिट देना चाहता हूँ, ये फ़ोन बढ़िया काम करता है। और इसके जो UFS स्कोर थे वो भी यहाँ पर जो है वो ठीक निकल कर आए थे, थोड़े बेटर हो सकते थे क्योंकि UFS 3.1 के स्कोर्स मैंने 1 लाख तक देखा था, बट स्टिल यहाँ पर UFS स्कोर मैनेजेबल था। बट काम यहाँ पर फिजिकली काफ़ी अच्छा करता है। फिर हमने थोड़ा ऑन पेपर्स को अलावा हमने सोचा कि थोड़ा फिजिकल टेस्ट करते हैं। सारे ऐप्स हमने यहाँ पर जो है वो ओपन क्लोज करके देखा और फिर हमने 10 मिनट बाद आकर चेक किया, तो रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, सारे ऐप्स मेमोरी में रहते हैं, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात कर ले भाई, तो देखिए 13 5G बैंड्स इसमें मिल जाते हैं, जो कि सफिशिएंट है। आपको एयरटेल, जियो जो भी सिम कार्ड लगाने हैं, वोडाफोन वगैरह सब चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। SA NSA सारे बैंड्स यहाँ पर सपोर्टेड है। और हमने डाउनलोड्स करके देखा है, हमने कॉल क्वालिटी चेक किया, कोई इशूज़ नहीं है। ब्लूटूथ 5.3 है, वाईफाई 6 है, NFC मिलता है जो अच्छी बात है, सैमसंग के अक्सर A सीरीज़ में रहता है। और सैमसंग के सारे फीचर्स है, नॉक्स सिक्योर्ड है, सिक्योर फोल्डर है और बहुत सारे सैमसंग वॉलेट है, तो ये सारी चीज़ें लगी हुई है, तो उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और जितने भी जो सेंसर्स है वो सारे सेंसर्स यहाँ पर दिए गए। अब डिज़ाइन और बिल्ड की भी बात करें तो ये देखिए, ये सब्जेक्टिव है लेकिन फिर भी आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको जो बैक है वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस के साथ मिलता है, यानी कि ग्लास बैक है और मेटल फ्रेम्स है, तो ये प्रीमियम बिल्ड के साथ आता है, ये तो कोई शक नहीं है। बाकी 7.4 mm की थिकनेस और 198 ग्राम, तो वेट और थिकनेस भी यहाँ पर इसका काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट फ़ोन काफ़ी स्लिम है, ये बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। अलग अलग कलर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, डुअल माइक है, डुअल सिम है, मतलब हाइब्रिड नहीं, सिर्फ 2 सिम लगा सकते हैं। डुअल स्टेरियो स्पीकर है, तो ये भी चीज़ अच्छी है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये ऑप्टिकल है और काफ़ी अच्छे से काम करता है। और IP67 रेटिंग्स भी मिलती है, होपफुली IP68 या 69 होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और USB जो पोर्ट है वो USB 2 वाला है, ये USB 3.1 वाला नहीं है, तो जो लोगों को नहीं पता है बता देता हूँ। लेकिन ओवरऑल उसके अलावा लुक एंड फील भी यहाँ पर अच्छा है, प्रीमियम है, बट उंगलियों के निशान थोड़े पड़ते हैं क्योंकि स्लाइड ग्लॉसी है और S सीरीज़ जैसा लुक देने की कोशिश किया है। तो डिज़ाइन के बारे में आप मुझे बताइए कि आपका क्या कहना है। अब जाते रहते बात करते हैं प्राइस की और मेरे ओपिनियन की। तो देखिए, अगर आपको सैमसंग का फ़ोन ही चाहिए तो ये फ़ोन आपके लिए अवेलेबल है 40,000 की रेंज में, नहीं तो आपको सैमसंग का एक और ऑप्शन दे रहा हूँ, सैमसंग गैलेक्सी S24 फैन एडिशन, वो भी आपको अराउंड इसी के आसपास, थोड़ा ऊपर हो जाता है बिना ऑफर के, या ऑफर पर तो इसके नीचे चला जाता है। हमने तो देखा था 35,000 तक चला गया था। वो इससे बेटर कैमरा देता है, थोड़ा और प्रीमियम फ़ोन है और चिपसेट इससे और बेटर आपको मिलती है, ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन अगर आपको सैमसंग के फ़ोन्स नहीं चाहिए तो इसके अलावा हमारे पास बहुत ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है OnePlus का 13R, वो भी आपको अराउंड 40 to 43 तक मिलता है और वो तो स्टार्ट ही 12 to 56 से होता है। अगर A56 का मैं 12 to 56 पकड़ लूँ तो वो 45 तक चला जाता है, क्योंकि ये जो फ़ोन है 8128 ये 39,000 से स्टार्ट होता है और 128 मेरे हिसाब से 40,000 की रेंज में बहुत कम होता है, एटलीस्ट 256 तो होना चाहिए था। तो ये डिपेंड करता है। तो OnePlus 13R इससे ज़्यादा वैल्यू देता है, उसमें आपको टेलीफोटो है, उसमें डिस्प्ले भी ज़्यादा ब्राइट है, उसमें चिपसेट भी अच्छी है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, तो वो ज़्यादा वैल्यू देता है। लेकिन अगर आपको सैमसंग के ही फ़ोन्स चाहिए, आप बोल रहे कि नहीं मुझे और कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, तो ये और सैमसंग गैलेक्सी S24 फैन एडिशन आपके लिए वेट कर रहा है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दिया हूँ, सैमसंग गैलेक्सी A56 के बारे में जो भी अच्छा बुरा था एकदम सब कुछ डिटेल में बताया। आप हमारे पर ट्रस्ट करते हैं, हमारे रिव्यूज़ को ट्रस्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आपको ऑनेस्ट और फेयर तरीके से हमारे रिव्यूज़ मिलते रहेंगे। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।